हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर ख़त्म किया। आज हम करने जा रहे हैं इसका अगला चैप्टर सप्लाई, ठीक है, जो कि यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है। गाइस ये चैप्टर है तो इजी पर थोड़ा लेंदी भी है, जिसकी वजह से ना सब इसको स्किप कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये चैप्टर आप कभी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरे जीएसटी का सबसे इजी चैप्टर है। सच में बता रहा हूँ, पूरे जीएसटी का सबसे इजी चैप्टर है। चलिए अपन अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये चैप्टर इजी लगा या हार्ड लगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है सप्लाई, क्या है नाम, क्या है चैप्टर का, सप्लाई, मात्र सप्लाई। चैप्टर का नाम है सप्लाई। और सप्लाई का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके स्कोप क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके टाइम क्या होता है। टाइम मतलब कब मानेंगे कि सप्लाई किया आपने, और प्लेस मतलब कौन सी जगह मानेंगे कि आपने इस जगह में सप्लाई किया या इस जगह में। समझ लीजिए दो जगह है तो दोनों में से किसको माने कि आपने इस जगह सप्लाई किया या इस जगह में, ठीक है। ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले क्या आता है मीनिंग, तो मैं बता रहा हूँ सप्लाई मतलब होता है सेल्स। समझ में आया। सप्लाई का मतलब होता है सेल्स, जिसको प्यार से बोलते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किस चीज़ का करेंगे आप, गुड्स का या फिर सर्विस का, दोनों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं जो उसके इसमें दिया है सप्लाई का मतलब, मीनिंग ऑफ सप्लाई। अच्छा पहले यहीं से बताता हूँ आपको, मीनिंग समझ में आया। टाइप्स में बताता हूँ मैं सप्लाई का क्या होता है टाइप्स। पहला होता है एक तो नॉर्मल सप्लाई, जिसको अपन बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। एक होता है इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं है, 3 तो डेट दी रहेंगी, उन तीनों में से जो पहले आ जाएंगी वो डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस जगह में फाइनली आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं ना। समझ लीजिए मैं एक डीलर से गया, परचेज़ किया एक तो फ्रिज, ठीक है। मैं भी एक डीलर ही हूँ, मैं दूसरे डीलर के पास गया, मैं फ्रिज परचेज़ करके लाया, मैंने तीसरे डीलर को बेचा, ठीक है। दिल्ली से लाया मैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से मैंने बेचा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाले डीलर ने क्या किया, उसको फाइनल कंज्यूमर को बेचा। तो एक्चुअल में ना जिस जगह में फाइनल कंज्यूमर खरीद रहा है उस जगह को मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलिए तो अब अपन इसको ना डिटेल में पढ़ते हैं, अभी तो यहाँ से समझा दिया, ठीक है। चलिए मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताया सेल्स। देखिए यहाँ लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो गुड्स का सप्लाई करो या तो सर्विस का सप्लाई करो, और बोथ, एंड इंक्लूड्स एग्रीइंग टू सप्लाई। एग्रीइंग मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हेन दे आर फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब देखिए यहाँ दो टाइप की बातें हैं, आप बिजनेस में भी करना है, ठीक है, बिजनेस होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है, पर्सन होना भी ज़रूरी है। ये तीनों करेंगे ना तभी सप्लाई माना जाएगा। अगर बिना कंसिडरेशन के ले रहे हैं तो सप्लाई नहीं मानेंगे। अच्छा इसमें ना बहुत सारे शेड्यूल्स भी हैं, तो उसके हिसाब से मान भी लेते। किसी किसी जगह में अगर आप विदाउट कंसिडरेशन करें तो भी सप्लाई मानेंगे, कभी बिना विदाउट बिजनेस करें तो भी सप्लाई मानेंगे, ठीक है। पर्सन होना ज़रूरी है भाई। देखिए यहाँ लिखा भी, इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सेल करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना, बार्टर करना, लाइसेंस लेना, रेंटल लाइसेंस, फिर डिस्पोजल। ये लाइसेंस नहीं होगा, लीज होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, मतलब बहुत बड़ी डेफिनेशन है। एक्सक्लूसिव मतलब खाली इतनी डेफिनेशन है भाई, कभी इसके आगे कभी भी इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये समझ में आया कि आप गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस को, ठीक है, ये सप्लाई कब माना जाएगा, जब बिजनेस भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, पर्सन भी होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है एग्रीड, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाई अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो या फिर उसको बढ़ाने के लिए ले रहे हो, ठीक है। अब देखिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब पर्सन होना जरूरी है,
कंसिडरेशन होना भी ज़रूरी है, पर बिजनेस भले ना हो, हमको कोई मतलब ही नहीं बिजनेस है, तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन, ये क्या है? जो ऐसी चीज़ें जब कंसिडरेशन नहीं होगा तब सप्लाई मानेंगे। तो ये क्या है, देखिए, द एक्टिविटीज़ मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन एंड एग्जाम्पल परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आप पूरे बिजनेस एसेट को ना परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और बिना कंसिडरेशन के, मतलब विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, उसको अपन सप्लाई मान लेंगे। नॉर्मली नहीं मानते, पर इस बार मान लेंगे, ठीक है। और सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड मतलब आपके रिश्तेदार समझ लीजिए, उन लोग के बीच में सप्लाई हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, तो भी विदाउट कंसिडरेशन भी है ना, तो भी हम मान लेंगे कि सप्लाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली कंसिडरेशन रहने पे सप्लाई मानते हैं, पर इस केस में ये 3-4 चीज़ों में विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मानेंगे। और लास्ट है सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान दे रहा है या एजेंट अपने प्रिंसिपल को सामान दे रहा है, तो अपन मान लेंगे कि वो सप्लाई है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी। मतलब यहाँ पे बिजनेस होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, पर्सन होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अब देखिए डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई मतलब क्या है? एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रिफर्ड। मतलब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, शेड्यूल 2 में लिखा है कि इस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानिए, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानिए, या इस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ सर्विस मानिए, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानिए। समझ में आया? और एक चीज़ यार, एक चीज़ ना समझ लो, अभी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आते आते मैं बोर हो गए होगे, मैं खुद बोर हो गया पढ़ा के, ठीक है। यहाँ तक आते आते मैं बोर हो गए, छोड़ देते हैं। अरे मत करना भाई, क्यों पता है? आगे वाला जो टॉपिक है ना, इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, और वो उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? बहुत ईजी है, 3 टू डेट है, तीनों में से कोई भी विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी आ गई उसको मान लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ईजी है, क्या है भाई? प्लेस ऑफ सप्लाई बताया था ना, जहाँ पे फाइनली कंज्यूम होगा प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सप्लाई। ये फीचर्स, बाप रे क्या क्या भाई, इतनी मिस्टेक क्यों? और एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, तो देखिए यहाँ पे ना कुछ पढ़ने वाली नहीं है, कभी भी फीचर्स या एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी डेफिनेशन को उठा के रखते हैं। देखो दिखाता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या फिर दोनों कर रहे हैं। और यहाँ पे मीनिंग ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स मीन एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के, ठीक है। बट इंक्लूड्स, पर क्या इंक्लूड रहेगा ये देखिए, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब जो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये सब का जो रहता है ना, उसको मानेंगे एक्शनेबल क्लेम। और ये 3 ही चीज़ आती है इसमें, और कुछ नहीं आएगा। या ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, समझ रहे हैं क्या है? खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, या कोई भी ग्रास या थिंग्स जो कि अटैच है अपने अर्थ से, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ये सीवियर मतलब ना माना गया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, ठीक है। सॉरी, सीवियर मतलब अलग करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आपने एग्री किया कि हम उस ग्रास एंड थिंग्स को अलग कर देंगे, ठीक है, बिफोर सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? बिफोर सप्लाई हम उसको अलग कर देंगे, तो अपन गुड्स मान लेंगे, ठीक है। और मीनिंग ऑफ सर्विस बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। बहुत हार्ड है ना? कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, ठीक है। पर मनी और सिक्योरिटीज़ भी इसमें नहीं आएगा। देखो गुड्स में मनी एंड सिक्योरिटीज़ नहीं था, तो ये मत सोचना सर्विस में आ जाएगा। सर्विस में भी गुड्स नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा और सर्विस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ मनी आएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ मनी मतलब आपने ये लो भाई हमारा 1 लाख रुपए हम इसको यूज़ करने दे रहे हैं, तो आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना वो सर्विस है, ठीक है, जो बैंक वाले करते हैं। चलिए अब पार्टीज ऑफ सप्लाई। पार्टीज ऑफ सप्लाई मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं सप्लाई के बीच। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? एक तो सप्लायर, और एक तो आप जिसको बोलेंगे रिसिपिएंट। एक सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, एक रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। गुड्स के केस में सप्लायर गुड्स सप्लाई कर रहा है और रिसिपिएंट गुड्स रिसीव कर रहा है। सर्विस के केस में सप्लायर सर्विस सप्लाई कर रहा है और रिसिपिएंट सर्विस रिसीव कर रहा है। अब देखो भाई सर्विस कैसे सप्लाई होती है, कितना बड़ा क्वेश्चन ना।
एक टीचर अपनी सर्विस सप्लाई करता है। कैसे? वो जाके आपको अपना ज्ञान, अपना अंदर से ना ब्रेन निकाल के ऐसे 25% आप रखो 5 लाख रुपए में, 25% आप रखो, ऐसा नहीं करता। वो अपने ब्रेन की जो नॉलेज है उसको एक ब्लैक बोर्ड में लिख देता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको स्टोर करते हो अपने ब्रेन में, पर पैसा आप फिर भी दे रहे हो, ठीक है। समझ में आया ये सर्विस वाला? चलिए आगे देखते हैं। सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, ये अपन पढ़े ना। सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन में होना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ कंसिडरेशन होना भी ज़रूरी है। इसमें लिख सकते हैं आप लोग क्या क्या, कि शेड्यूल 1 में वो चीज़ें भी आ जाएंगी सप्लाई में जो कि बिना कंसिडरेशन की हो रही है। यहाँ लिखा है, ये देखो, ये शेड्यूल नंबर 1 आ गया, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन आ गया, ठीक है। देखिए पेज भरने का तरीका है ये सब। सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, हाँ भाई कंसिडरेशन होना जरूरी है भाई, कंसिडरेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा, कंसिडरेशन तो रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप लोग इतना बोल रहे हो ना, तो शेड्यूल 1 में अगर आ जाएगा ना तो विदाउट कंसिडरेशन रहेगा ना तो भी चलेगा, इतना लंबा लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस रहना भी जरूरी है, तो यहाँ पे भी ले आइएगा। कहीं कहीं पे बिना बिजनेस के भी मान लिया जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। कहीं ढूंढना यार, मिल नहीं रहा मेरे को। सप्लाई शुड बी मेड बाय अ पर्सन, देखो पर्सन रहना तो जरूरी है, ठीक है। अब एलियन आके सप्लाई करेगा तो जीएसटी नहीं लगा सकते। अगर पर्सन सप्लाई करे ना तभी जीएसटी लगेगा, और पर्सन में कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी भी आएगा, एचयूएफ भी आएगा, ठीक है, एसोसिएशन सब आएंगे, ठीक है, सोसाइटी भी आएंगी। समझ में आया? और सप्लाई ना टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए जो अपने इंडिया की है, ठीक है। और टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के थोड़ा सा बाहर और इंडिया के एयर मतलब अबव एयर वाले जो स्पेस होता है ना उसको भी माना जाता है, और सी लेवल को भी माना जाता है कुछ हद तक, ये समझ जाइएगा। अब इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आप जीएसटी नहीं लगा सकते, वहाँ पे कुछ और लगेगा जो उन लोग का चलता है, ठीक है। और टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिसमें जीएसटी लग रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई। कितना हार्ड था, इजी था ना। चलो अब देखिए ये आ गया टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, जो मैं आपको बताया था, एक होती है एग्जेम्प्ट, एक होती है टैक्सेबल, एक होती है नॉन टैक्सेबल, एक होती है इनवर्ड, एक होती है आउटवर्ड, एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई, और एक होती है कंपोजिट सप्लाई। कितना हार्ड है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिसमें जीएसटी नहीं लगता। टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिसमें जीएसटी लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिसमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एग्जेम्प्ट में ये लिख लीजिएगा जिसमें जीएसटी नहीं लगता है, फिर 0% लगता है, नील रेट में लगता है। और इसमें लिखिएगा जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। इनवर्ड मतलब जब आप सप्लाई ले रहे हो, मतलब इनवर्ड मतलब परचेस करना एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है परचेस। आउटवर्ड मतलब आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने सप्लाई दूसरे को किया, मतलब आपने सेल किया, ठीक है भाई। यहाँ पे ऐसा कोई, यहाँ पे परचेज और सेल दोनों को मिलाएंगे तब बोलते हैं सप्लाई है। सप्लाई का मतलब नॉर्मली होता है सेल करना, ऐसा नहीं है। जीएसटी के लिए सप्लाई मतलब परचेज भी है। इनवर्ड सप्लाई मतलब होता है परचेज, आउटवर्ड सप्लाई मतलब होता है सेल्स, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो मेन सप्लाई होती है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक टू कंपोजिट, 2 सप्लाई होती है, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जैसे समझ लीजिए आप लोग टीवी खरीदने गए, ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको बाद में भी दूंगा, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई के केस में आप खरीदने गए टीवी के साथ दे दिए एक तो रिमोट। तो ये बताओ मैं क्या बोलूँगा, आप मेन कौन सा सामान खरीदने गए थे, रिमोट खरीदने गए थे कि टीवी खरीदने गए थे? मतलब आपके घर में रिमोट ख़राब हो गया तो आप जा रहे हो कि नया टीवी खरीदते हो उसके साथ रिमोट मिल ही जाएगा? नहीं ना भाई, टीवी खरीदे तो उसके साथ रिमोट दिया। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, टीवी है जो मेन चीज़ है जिसको आप खरीदने गए थे, ठीक है। और प्रिंसिपल सप्लाई उसी को बोलते हैं जो आप खरीदने गए थे, उसके साथ कुछ मिला जो उसके लिए ज़रूरी है, वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। देखिए इसके बाद है कंपोजिट सप्लाई, ये टीवी रिमोट वाला एग्जांपल है। मतलब कभी भी आप कोई चीज़ सप्लाई करो उसके साथ वो एक और चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है जो कि ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है, जो ज़रूरी है। समझ लीजिए आप टीवी खरीदने जाते हो तो आपको 1 साल की वारंटी दे रहा है, तो वारंटी भी सप्लाई ही है, सर्विस सप्लायर है वो, तो वो ज़रूरी चीज़ है। आप अगर वारंटी नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। जबकि या ये बोल दीजिए जो नेचुरली बंडल्ड होती है, ठीक है। अब एग्जांपल और सोचिए, अच्छा आप पेन खरीदने गए, ठीक है, पेन के साथ रिफ़िल भी दे रहा है, ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, ये कंपोजिट सप्लाई है। अच्छा
मिक्स सप्लाई क्या होता है, आप पेन खरीदने गए, आपको एक कंपॉक्स दे रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको पेंसिल दे रहा है, उसके बाद आपको इरेजर दे रहा है, उसके बाद आपको शार्पनर दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। मतलब कुछ भी बना रहे हैं यार, गए थे खाने पनीर, खिला रहे हैं हमको गोभी की सब्जी, साथ में उसके पनीर भी खिलाएगा, ऐसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई, जो नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, ठीक है। अब ये कंपोजिट और मिक्स्ड के लिए डिटेल डिस्कशन है, जो मैं आपको डिटेल में बता दिया, अब इसके आगे कोई डिटेल नहीं होता यार, ठीक है। आप एग्जांपल देखते हैं ना पहले, ये देखो यहाँ पे टीवी दिया, उसके साथ आपको ना 1 साल की वारंटी भी दे रहा है, तो इसको बोलेंगे, देखिए रहा वारंटी भी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स्ड में एग्जांपल लिया ही नहीं है, वाह नहीं लिया है। शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर के साथ बॉटल भी बेच रहा है, तो ये मिक्स सप्लाई नहीं है। रेफ्रिजरेटर के साथ कोई बॉटल देगा तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट और मिक्स्ड मतलब क्या होता है, कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड होती है और मिक्स नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, एक मेन डिफरेंस यही है। फिर दूसरा, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसमें जो जीएसटी लगता है ना, उसी रेट में पूरे सप्लाई में लगेगा। मिक्स में जो सारे सप्लाई किया, जैसे यहाँ पे वो फ्रिज खरीदा और बॉटल खरीदा, तो इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट में ज़्यादा रेट में जीएसटी लगता है, उस रेट में टोटल जीएसटी लगेगा। समझ में आया? ये 2 चीज़ थी बस, ये टैक्स लाइबिलिटी यहाँ वाली, ये चीज़ मैं आपको अभी बता दिया, ठीक है। फिर वापस वही आ गया कंपोजिट और मिक्स, छोड़ दो भाई, इससे आगे मत पढ़ो, अब थक जाओगे इसको पढ़ के। अब आते हैं अपन टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत इजी टॉपिक। देखो 15 मिनट तक ये चल गया, थोड़ा बोरिंग था वो, वैसे बोरिंग तो मेरे को नहीं लगता है, किसी को लग सकता है, मेरे को नहीं लगा कभी भी। अब देखते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में, देखो गुड्स और सर्विस 2 चीज़ होती है ना, अपन पहले गुड्स की बात करें। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सब टाइम क्या होगा सप्लाई का, तो इधर से मत पढ़ना, ये वाला मत पढ़ना, बल्कि ना ये पढ़िएगा बाद में, पर पहले समझ लीजिए। डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, जिस दिन आप इन्वॉइस इशू किए, या डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, या जिस दिन आप पेमेंट रिसीव किए, इन दोनों में से जो भी डेट जल्दी आएगी, ठीक है। और पेमेंट के अंदर भी 2 डेट है, पहला जिस दिन आपको पैसा मिला, दूसरा जिस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी जो अकाउंटेंट वाली बुक होती है ना, जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है, उसमें जब आप सामने वाले को क्रेडिट कर दिए कि हाँ पैसा मिल गया, इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर है, ठीक है। तो इन केस मतलब एकदम सीधी बात करा जाए, क्रक्स निकाला जाए, तो 3 टू डेट है। पहला डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस बाय सप्लायर, दूसरा इन्वॉइस द क्या नाम है, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इन्वॉइस बिफोर दैट, अच्छा इन्वॉइस का भी ड्यू डेट होता है। अगर सामने वाला इन्वॉइस ड्यू डेट में जमा ही नहीं कर रहा है तो कैसे चलेगा भाई, तो उस लास्ट डेट कौन सी है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो रिमूवल मतलब वही हो गया, जिस दिन आप रिमूव करो उस दिन आप इन्वॉइस दे दो भाई साहब, नहीं दे रहे हो तो हम इसको मान लेंगे कि आप इस दिन इन्वॉइस दे दियो, ठीक है। और तीसरा डेट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। समझ में आया? देखो इशू ऑफ इन्वॉइस के अंदर 2 होता, पहला तो जिस दिन आप इशू कर रहे हो, और दूसरा क्या है, लास्ट डेट जिस दिन आपको इशू कर देना चाहिए था। और कब तक कर देना चाहिए था, जिस दिन आप सप्लाई कर रहे हो ना गुड्स, मतलब आपके गैरेज से, आपके जो वेयर हाउस है उससे जिस दिन निकल रहा है गुड्स, जब जिस दिन निकल रहा है उस दिन या उसके पहले कभी भी आप इन्वॉइस इशू कर सकते हो। समझ में आया? अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इसमें सब वही था ऊपर वाला, एक एक्स्ट्रा आ गया जो क्या है, इन्वॉइस से 30 डेज़ के अंदर, देखो फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस, ठीक है। 30 डेज़ के बाद जो डेट आ रही है, समझ लीजिए आपका इन्वॉइस था 1 अक्टूबर, इसका 30 डेज़ के बाद 31 अक्टूबर आएगा, और डेट ऑफ पेमेंट है मान लीजिए 15 नवंबर, इन तीनों में से जो भी अर्लियर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अक्टूबर, ठीक है। चलिए, टाइम लिमिट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, अगर वाउचर्स जो आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल मतलब आपको पता है वाउचर किस चीज़ के लिए मिला है, तो जिस दिन आपको मिला उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है, समझ लीजिए आप गए, आपको बोला गया कि इस वाउचर से आप
रोटी सब्जी खा सकते हो, तो मतलब ये आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। तो जिस दिन आपको मिला उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर समझ लीजिए आपको बोल रहा है कि ये लीजिए वाउचर, आप चले जाइए मैग्नेटो मॉल, आपको जो खाना है, जो भी खाना है, आपको पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा खाइए, पूरी सब्जी खाना है पूरी सब्जी खाइए, कुछ भी खाइए। तो वो वाले केस में क्या होगा, जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए रिडीम कर रहे होगे, उस टाइप से टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, एक तो क्या है टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिगार्ड टू एन एडिशन इन वैल्यू। आप एडिशन इन वैल्यू मतलब समझ लीजिए आपने सामान बेचा था 5 रुपये का, अब आप बोलो नहीं भाई 5 रुपये और आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 5 10 हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट मान लीजिए, समझ लीजिए इंटरेस्ट के केस में समझ लीजिए, ये सब तो एक एग्जांपल था, ये इंटरेस्ट के केस में होता है, लेट फीस के केस में होता है, पेनल्टी के केस में होता है। तो जिस दिन आपको रिसीव मिल रहा है ना एडिशन, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस की सप्लाई की बात करें तो उसमें क्या है, नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में वही डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इन्वॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और यहाँ पे भी पेमेंट वाला वही है कि जिस दिन आप अपने अकाउंट्स में क्रेडिट कर रहे हो या फिर जिस दिन आपको पैसा मिला, इन दोनों में से जो भी जल्दी है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, देखिए इसमें भी वही सब ऊपर वाला, यहाँ पे जो पहले वहाँ पे अपन पढ़े ना 30 डेज वाला पढ़े थे, यहाँ पे 60 डेज है। देखिए यहाँ लिखा है 60 डेज, मतलब जो 61st डेट आएगा ना इन्वॉइस के बाद वो आ जाएगा। पर यहाँ पे ना डेट ऑफ इन्वॉइस नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट या 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और वाउचर वाले केस में यहाँ पे वही है, अगर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन मिला, अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई और इन अदर केसेस मत पढ़िएगा फालतू, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे वही है टाइम ऑफ सप्लाई विथ इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी, तो जिस दिन आपको मिल रहा है उसी दिन मानेंगे कि वो मतलब क्या बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई उसका उसी दिन मानेंगे। अब भाई देखो प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर सही बता रहा हूँ मेरी वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, बोलेगा भाई इतना बड़ी वीडियो कोई बनाता है क्या, पागल हो गया था ये। तो इसकी मैं नहीं बनाऊंगा फिर, क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जहाँ फाइनली कंज्यूम होता है ना, देखिए यहाँ लिखा भी है टैक्स इज फाइनली पेएबल वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम, जिस जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है ना वहीं पे मानेंगे कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है उसकी, ठीक है। देखिए अब ख़त्म हो गया चैप्टर। अब इसके बाद है एग्जेम्पशन, तो ये कुछ थोड़ा हैवी टाइप का चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन पढ़ लिए, सप्लाई पढ़ लिए, एग्जेम्पशन वाले एक बार छोड़ सकते हैं, लेवी ऑफ जीएसटी पढ़ सकते हैं, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।